Assalamu alaikum students. I hope so you are fit and fine and fully focused on your studies. Welcome to the channel Coaching Zone. Before starting this video, I have a request for you that please like, share and subscribe our channel Coaching Zone. So today our topic is from chapter number 3 Coordination and Control part number 1. सो इस चैप्टर के अंदर जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है कोऑर्डिनेशन कंट्रोल, हम उसके अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि हम फर्दर टॉपिक्स आज हम के फर्दर हम क्या पढ़ने वाले हैं फ्यूचर के अंदर। स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों के मुश्किल नहीं हो, आप लोग इजीली आपको टॉपिक्स जो हैं हर नई आने वाली वीडियो प्रेफर कर दी जाए, आपको इजीली मिल जाए और आपकी स्टडीज़ के लिए भी आसानी हो जाए और आपको भी फ़ायदा होगा और मुझे भी फ़ायदा होगा, मेरे लिए भी अप्रिसिएशन होगी और मुझे भी सपोर्ट मिलेगा आप लोगों की तरफ से, ताकि मैं आपको हर वीडियो के हर वीडियो से आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा करती रहूँ। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा और मेरा वे जो थोड़ा है अलग होता है। ऐसा नहीं कि जो हमारे सिस्टम के अंदर होता है कि एजुकेशन को हम पढ़ाई को हमारे बाज़ औक़ात एजुकेशन सिस्टम में हम लोगों को सिर्फ स्क्रैमिंग करवाई जाती है, रट्टे लगवाए जाते हैं, क्या है कि बुक के अंदर देख कर सिर्फ आपको पढ़ा दिया जाता है और उसकी मीनिंग समझा दी जाती है। मगर नहीं, मेरी वीडियोस में ऐसा नहीं होता। मैंने आपको स्टार्टिंग पार्ट 1 वीडियो में भी बताया था कि मेरा पढ़ाने का स्टाइल से होता है ये इसलिए होता है कि आप लोगों को इतना अच्छा समझ में आ जाए कि आप लोग खुद के नोट्स खुद बना लें। आप लोगों को ये ना हो कि आप दूसरे एकेडमीज़ के नोट्स लें और आपको एकेडमीज़ के नोट्स इस्तेमाल करें जो कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आवाम यूज़ कर रही होती है। उनको भी बोर्ड वाले जो होते हैं कंटेंट उनको नहीं ज़्यादा न्यू मिलता, तो वो लोग भी मार्किंग जो है वो उसी एवरेज से करते हैं। आपको एवरेज मार्किंग मिलेगी, कोई हाई स्कोर नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि टॉपर स्टूडेंट्स हाई मार्किंग कैसे लेके जाते हैं, वो कभी भी जो है वो नोट्स को भी फॉलो करते हैं, बट दे फॉलो डिफरेंट मटीरियल्स। उनके पास डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स होता है जिसकी वजह से उनकी रैंकिंग जो होती है आपसे डिफरेंट होगी। अगर आप डिफरेंट काम करेंगे तो आपको डिफरेंट रैंकिंग मिलेगी। अगर नहीं करेंगे, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आप अपने ऊपर एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, आप नहीं समझेंगे किसी भी चीज़ को, सो आपको कभी भी कोई भी डिफरेंट चीज़ यही समझें कि अगर हम डिफरेंट नहीं कर रहे हैं और हमें कोई ज़्यादा हम थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे और टॉप कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सॉरी टू से आप लोगों को मेहनत करना ज़रूरी है। अब हम इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कैसा होगा मैं आपको समझाती हूँ कि कोऑर्डिनेशन के अंदर ऐसा है कि अगर हम एग्जाम्पल लें, आप लोग खुद सोचिए कि हम लोगों को खुद सोचना है बैठ के कि कोऑर्डिनेशन होती क्या है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि एक से ताल्लुक़। कोऑर्डिनेशन का एक सिंपल मीनिंग है ताल्लुक़। अगर डेफिनेशन आती है व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन, या फिर कोई भी चीज़ आती है, एमसीक्यूज आता है, ये डिफाइन टर्म आती है, ये फिर आपकी लाइफ टाइम के लिए आपको समझना है कि कोऑर्डिनेशन कभी भी क्या होता है। क्योंकि बुक की डेफिनेशंस को इतना ज़्यादा आप लोग अपने नहीं रटा मारा करें, खुद की बनाया करें, और कब तक नहीं करेंगे। आप अपने नोट्स जो हैं वो टीचर को चेक करवाया करें ताकि आपकी इन्हें के मिस्टेक्स जो हैं वो रिकवर हो जाएँ। और अगर कोई भी बात है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे भी शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर कोऑर्डिनेशन ये बहुत होना हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स अगर फॉर थिंक करें आप लोग कि अगर हमारे एक ऑर्गन जो है वो चीज़ प्रोड्यूस करे जा रहा है, उसे नहीं पता कि हमारी बॉडी में इस चीज़ की नीड है या नहीं है, तो मगर वो प्रोड्यूस करे जा रहा है। बट अगर फॉर एग्जांपल अगर लिवर की बात कर लें है कि अब कभी कभार हमारी बॉडी में ग्लूकोज है ना की कमी हो जाती है। लिवर को पता ही नहीं है बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो गई है, तो वो ग्लाइकोजन तोड़ ही नहीं रहा ताकि ग्लूकोज बन सके। कोऑर्डिनेशन होना, किसी चीज़ की कमी हो जाना बॉडी के अंदर, वो ताकि कोऑर्डिनेट कर सके बाकी ऑर्गन्स को कि एक्सक्यूज़ मी सर, आप बना लीजिए इस चीज़ को, अगर आप कर लीजिए कि हमारी जो कोऑर्डिनेशन है ना वो हमारे सब ब्रेन से है ना अटैच होती है। समटाइम्स ये कोऑर्डिनेशन और इतनी फास्ट होती है कि आप लोगों को एहसास तक नहीं होता है कि ये काम पलक झपकते में हो गया, मतलब कि आप लोग सोचते बाद में हो, वो काम पहले ही हो जाता है। इससे ये अंदाज़ा होता है कि ये कोऑर्डिनेशन हमारी ब्रेन की कितनी फास्ट है। हम लोगों की कोऑर्डिनेशन जो है ना वो नर्वस सिस्टम है ना, क्योंकि टाइप्स पढ़ेंगे हम कोऑर्डिनेशन की,
जो नर्वो नर्वस केमिकल कोऑर्डिनेशन, हम लोग इसके अंदर ज़्यादातर जो है पढ़ते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन, कौन सी फास्ट होती है कौन सी स्लो होती है। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होती है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, क्योंकि उसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल क्योंकि मैसेंजर्स होते हैं, वो जल्दी से ट्रैवल कर जाते हैं। और अगर बात करें केमिकल कोऑर्डिनेशन में आपके हार्मोन्स आ जाते हैं। वो हार्मोन्स आपके जो है वो किसी चीज़ की कमी या फिर ज़्यादती की वजह से रिलीज़ हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा टाइम लगता है। सो पहले ही है ना, क्योंकि आपकी बॉडी बता देती है, ये आपके खुद के अंदर भी इतना ज़्यादा नहीं पता होता है, बट ये आपकी कभी कभार कुछ केमिकल कोऑर्डिनेशन आपके मूड्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। सो कभी कभार आप हैप्पी होते हैं तो जॉयनेस के अंदर आपके हाइपोथैलेमस वगैरह में जाके कोऑर्डिनेट करता है कि फलाना एंटीटॉक्सिन हार्मोन है ना क्या वो क्या क्या स्टिमुलेट करें। एंटी डायरेटिक हार्मोन्स हैं, बाकी बात बहुत ज़्यादा हार्मोन्स हैं। जब आपके है ना क्या हाइपोथैलेमस में आपको फील होता है कि हाँ प्लेजर पेन या सैडनेस जो भी है आपकी, कभी हम प्लेन है क्योंकि बहुत ज़्यादा औरतें जो हैं अगर खुशी महसूस कर रही हैं तो उनके ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होगा, ताकि वो फेमिनाइन हार्मोन है। सो जब उनकी हैप्पीनेस होती है या फिर वो कोई जॉय या प्लेजर कर रही हैं या फिर कुछ महसूस कर रही है तो उनका ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। सो ये हो गई केमिकल कोऑर्डिनेशन। और नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करें, सो हमारे जो सारे डिसीजन मेकिंग होते हैं, जो हमारे डिसीजन लिए जा रहे हैं या हमारी बॉडी में और जो फंक्शंस चल रहे हैं, सो उसे हम नर्वस कोऑर्डिनेशन कहेंगे। सो ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन, हमारे ब्रेन के पार्ट्स और हमारे बाकी जो नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाता है न्यूरॉन्स और उनके बाकी चीज़ें, डिटेल में हम स्ट्रक्चर्स को उसका करेंगे, जिसके अंदर हमारे जो ये पोस्टुलेट्स आ जाते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बता दिया कि कंपोनेंट्स पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन्स आता है, तो स्ट्रक्चर और उस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और हाँ, ये रिफ्लेक्स एक्शन है, रिफ्लेक्स आर्क मीन्स ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये एक स्पेशल एबिलिटी है हमारी कोऑर्डिनेशन के अंदर के। मैंने जैसे कि आपको पहले इंट्रोडक्शन अभी स्टार्ट में ही बताया है कि बाज़ औक़ात कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो कि हमें पता नहीं लगता है और एकदम से पलक झपकते में हो जाते हैं। हमारे ब्रेन को तो बाद में पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ है। फॉर द एग्जाम्पल, आपकी बुक के अंदर यही एक एग्जाम्पल है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी इन सिंपल वर्ड्स कि कब आप अगर गलती से आपको नहीं पता कि वो बर्तन गर्म है, किसी ने आपको बताया नहीं है, बस आपने यूँ टच किया है और आपको एकदम से आपको कोऑर्डिनेट मिला है कि आपको बाद में पता चला कि ये बर्तन गर्म है, बट उससे पहले ही आपका हाथ जो है रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से हट जाएगा। सो आप लोग बोलोगे हो एकदम से अचानक से आपकी फ्यू सेकंड्स में, क्योंकि उसे बॉडी को ये ब्रेन को हमें पता है कि अगर थोड़ी देर भी हुई तो हाथ जल सकता है, हाथ को मैंने क्योंकि डैमेज पहुंच सकता है। इसी वजह से बाज़ औक़ात अच्छी कंडीशन होती है, जैसे कि आप लोग रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जांपल और ले लें कि स्टिमुलाई जब आ रहा होता है, जैसे कि आप लोग समझते हैं कभी आपके पास बॉल फेंकी जाती है तो एकदम से रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि आपको लगता है कि जब वो बॉल आपके कैच में नहीं आ पाती तो आपका अंदाज़ा हो जाता है, और अंदाज़ा होता ही है, मगर उसका एक्शन क्या होता है, आप लोग अपने फेस को कवर कर लोगे या आंखें बंद कर लोगे, एकदम से आप अपने आप को इससे करोगे कि आपकी बॉडी पे लग जाए, बट आपकी आइज़ जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन करती हैं। बाज़ औक़ात बहुत से ऑर्गन्स होते हैं जो एकदम से क्विक रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि हमारे ऊपर या फिर हमें नुकसान ना पहुंच जाए उन ऑर्गन्स को। सो कोऑर्डिनेशन वो होते हैं ब्रेन को फ़ौरन फ्यू सेकंड्स में न्यूरॉन्स के थ्रू, फास्ट न्यूरॉन्स के कोऑर्डिनेशन के थ्रू वो जल्दी से अपना मैसेज कन्वे करते हैं और जल्दी से ये एक्शन कर लेकर परमिशन लेके फ़ौरन ही एक्शन अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स मिल जाता है। रिसेप्टर्स ऑफ ह्यूमन मैन आइज़ एंड एयर्स, मतलब कि रिसेप्टर्स आप पढ़ेंगे कि ह्यूमन के आइज़ और एयर्स के बारे में कि कैसे उनके अंदर सेंसेशन होती है। ह्यूमन सेंसेशन के अंदर 6 सेंस है ना, सेंसेस होते हैं ना, उन सेंसेस में आइज़ और एयर्स का काफ़ी
काम है। मतलब कि और नोज़ भी होती है कभी कभार। लोगों के आइज़ के अंदर रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और एयर्स के अंदर भी सुनने की स्टिमुलेशन आप लोगों की कितने ज़्यादा आप पिचन हर्ट्ज़ इन्हें की आवाज़ सुनकर भी आप ख़तरे का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ज़्यादातर ये है कानों का तो एनिमल्स में होता है, बट ह्यूमंस लोगों ने अपने एयर्स का फंक्शन जो है, अब आजकल की जो जनरेशन है जो हेडफोन्स और एयरफोन्स लगाई रहती है, सो जो हमारी एयर की पर्सनली बात कहूँ कि एयर की जो है कोऑर्डिनेशन है वो कम होती जा रही है, उसकी एबिलिटी कम होती जा रही है, यह सही कहूँ कि एबिलिटी कम होती जा रही है। उसके अंदर लिसनिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस यूज़ कर लेंगे, आप नेचर से हट जाएंगे, नेचुरल चीज़ों को आप हटा देंगे, सो डिसएडवांटेजेस और डिसफेक्ट्स आप लोगों को नज़र ही आएंगे। एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि मुझे लगता है बाकी सारे टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है, बट एंडोक्राइन सिस्टम एक तरह से आप इसमें एंडोक्राइन सिस्टम में आप सारे हार्मोन्स और सारे ऐसे, और हमने पढ़ा था ना कि केमिकल कोऑर्डिनेशन, आप लोग ऐसे ऑर्गन्स पढ़ेंगे जिसके अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। सो ये जो मैंने आपको डायग्राम शो कर रही हूँ ये न्यूरॉन्स की है, जिसके अंदर आप लोगों को प्रेफर किया गया था कि नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में। सो इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पोस्टुलेट है इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन्स है ना, क्या एंडोक्राइन्स ऑर्गन्स बताए गए हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड्स है, पेनक्रीज है, एड्रीनल है, गुनेड्स है। पिट्यूटरी आपके माइंड में पाया जाता है, थायराइड आपके थायराइडिक ग्लैंड में पाया जाता है, थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। पेनक्रीज आपके है ना कि हार्मोन्स, पेनक्रियाटिक हार्मोन रिलीज करता है। एड्रीन है, एड्रीनल हार्मोन एंटीडायोटिक हार्मोन करता है, रिलीज करता है। एड्रीनल मीन्स आपकी किडनी जो है। गुनेड्स है आपकी जो है ना ओवरीज एंड टेस्टिस आ जाती है, उसके अंदर हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो आपके सेकेंड प्राइमरी हार्मोन भी हो सकता है, सेकेंडरी हार्मोन भी हो सकता है। सो नर्वस डिसऑर्डर्स के बारे में आप पढ़ेंगे, सबसे लास्ट टॉपिक है आपका, उसके बाद आपका चैप्टर एंड हो जाएगा। सो नर्वस डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके हम पढ़ेंगे पैरालिसिस एंड एपिलेप्सी। पैरालिसिस आपके माइंड के अंदर भी हो सकती है कि आपकी या फिर बाकी कुछ ऑर्गन्स के अंदर के वो कोऑर्डिनेट करना ब्रेन से छोड़ देते हैं, जिसका क्या रीज़न निकलता है कि आपकी है ना कि अल्लाह ना करे पैरालिसिस की कंडीशन आप लोगों के सामने आती है, बंदा पैरालाइज हो जाता है और उसको वो ऑर्गन काम नहीं करता। सो आपके व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन या एपिलेप्सी, सॉरी छोड़ है ना मिस्टेकली लीव स्किप हो गई। एपिलेप्सी क्या होता है? निर्गी के दौरे। ऐसा होता है कि ब्रेन जो है कभी कुछ ना कुछ ऐसी कमी की वजह से, न्यूट्रिशन की कमी से, ये जेनेटिक है ना होने की वजह से, या किसी डिस्टर्बेंस की वजह से माइंड जो है वो अपने प्रॉपर फंक्शन से थोड़ा हट जाता है, जिसकी वजह से लोगों को निर्गी के दौरे पड़ रहे होते हैं। मतलब उनको फटीग्स पड़ रहे होते हैं उनकी बॉडी के अंदर, और उन्हें अपना खुद का होश भी नहीं होता, क्योंकि माइंड के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा उनके कुछ ना कुछ इस तरह प्रॉब्लम होने की वजह से उनकी ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से उन्हें दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, और इसका उनका इलाज चलता है। और थोड़ा बहुत ये पेशेंट्स बहुत ज़्यादा मुश्किल का भी सामना करते हैं, कि इनका इलाज चल रहा होता है, इनको मेडिसिन दी होती है, बट जब इनको दौरे पड़ते हैं एपिलेप्सी के, जब इनके ऊपर एपिलेप्सी इन हो जाती है, इनके ऊपर आ जाती है एकदम से, तो इन्हें खुद का भी होश नहीं रहता, फिर इनको होश दिलाना पड़ता है ऐसे पेशेंट्स को। व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन अगर पूछा जाए कि कोऑर्डिनेशन होती क्या है, सो ये इसको अगर मैं डेफिनेशन के थ्रू अगर डिस्क्राइब करूँ, ये कैसी ऐसे डिफाइन किया जाता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डिफरेंट यूनिट ऑफ सिस्टम वर्क को परफॉर्म करता है, एक मीनिंगफुल फंक्शन देता है। मतलब कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डिफरेंट यूनिट सिस्टम, मतलब क्या कि डिफरेंट ऑर्गन्स को एक साथ लेकर उनका काम करवाता है, और उनके एक फंक्शन परफॉर्म करवाता है एट दी सेम टाइम। स्टिमुलस की बात करें, स्टिमुलस होता क्या है? ये एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि कॉज करता है चेंजेस के, जो कि आइदर इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, इन्वायरमेंट के थ्रू ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और मतलब कि स्टिमुलस कैसा भी होता है, मतलब कि आपके पास कोई चीज़ आई है, या फिर आप लोगों ने ना के ना टच की है, या फिर इंटरनली इन्वायरमेंट, मतलब कि आपके अंदर स्टिमुलस आया है, कोई भी बैक्टीरिया है, तो फिर उसका चेंजेस जो चेंजेस एकदम से आपके ऑर्गेनिज्म पहचान ले और उसके बाद डिटेक्ट कर ले, सो इन स्पेशल सेल्स को कहा जाता है रिसेप्टर्स। आपके जो रिसेप्टर्स हैं वो बॉडी में हर जगह होते हैं,
आई रिसेप्टर्स होते हैं, हैंड में भी रिसेप्टर्स होते हैं, हर जगह रिसेप्टर्स होते हैं जो कि कैच कर ले। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टिमुलस आपकी एक बॉल हो गई, स्टिमुलाई जो भी है, सो वो आपके पास आ रही है, सो आपके एकदम से कोई रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, आपके रिसेप्टर आई रिसेप्टर्स पहचान गए कि ये बॉल हमें डैमेज पहुंचा सकती है, जिसकी वजह से अब आपकी आइज़ क्लोज हो गई। रिस्पॉन्स, जो कि अगर मैं एग्जांपल को दोबारा रिपीट करूं, कि जो आप स्टिमुलस आपके पास अप्रोच किया, आपके रिसेप्टर्स ने कैच कर लिया कि हाँ आप ये बॉल मुझे, क्या कि आपकी आइस ने, कि आप ये बॉल हमें डैमेज कर सकती है, सो आपने रिस्पॉन्स क्या किया, आपने हाथ अपने मुंह पे कवर कर लिए कि आपके आइस को या पे आपकी कहीं पर भी नहीं डैमेज करे। द एक्टिविटी परफॉर्म बाय सम लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम आफ्टर एनालाइजिंग स्टिमुलस और स्टिमुलाई, इट इज़ exhibited by the organs like muscles glands which are known as effectors। मतलब कि मैंने आपको बताया था जैसे मसल्स हमारे हैंड एकदम से उठे और हमारे फेस को कवर कर लिए, सो ये एक रिस्पॉन्स था, ये स्टिमुलाई को देखते ही फ़ौरन ही उसको देखते ही कर लिया जाता है। सो आज का लेक्चर इतना ही था। अगर इस लेक्चर में से या फिर प्रीवियस लेक्चर में से जो हमारे चैप्टर नंबर 2 है वो एंड हुआ है, उसमें से मैं फिर बोल रही हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो सो आप लोग पूछ सकते हैं, और कोई भी क्यूरी हो, कोई भी सवाल हो, सो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको जवाब देने में बहुत ज़्यादा अच्छा समझूंगी कि आप लोग मुझे इतना कैपेबल समझ रहे हैं कि आप लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। और फर्दर वीडियोस के लिए मेरे अगेन बोलूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और आज तक के अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।